हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैव प्रौद्योगिकी के पार्ट 6 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग जीएम प्लांट्स की या जीएम पादपों की बात कर रहे थे और जीएम पादपों में हमने कौन सी प्रक्रिया आप देखनी थी आज? बिल्कुल सही, आरएनए या जिसे हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। पिछले लेक्चर में हमने इसका एक इंट्रोडक्शन देखा था। प्रारंभन में हमने देखा था कि आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीन को हम निष्क्रिय कर देते थे। किसको निष्क्रिय कर देते थे बच्चों? जीन को। और जीन को निष्क्रिय करना मतलब हम जीन से प्रोटीन बनाना रोक देते थे। किस स्तर पर? आरएनए के स्तर पर। और कैसे? एक द्विरज्जुक आरएनए के निर्माण के द्वारा। तो हम जैसे ही एमआरएनए को एक द्विरज्जुक आरएनए में परिवर्तित करेंगे, वैसे ही वो द्विरज्जुक आरएनए राइबोसोम से नहीं जुड़ पाएगा और प्रोटीन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आज हम इसका डिटेल सिस्टम, यानी आज हम किसकी बात करेंगे बच्चों? इसी आरएनए इंटरफेरेंस के क्रियाविधि की। किसकी बात करेंगे? आरएनए इंटरफेरेंस की क्रियाविधि की। तो अब देखिए बच्चों, आइए, हमें क्या पता है? हमें यह पता है बच्चों कि अगर ये हमारे पास एक डीएनए है और इस डीएनए को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? जीन। तो अनुलेखन के द्वारा ये क्या बनाएगा? एमआरएनए। अनुलेखन के द्वारा क्या बनाएगा बच्चों? ये एमआरएनए। और हमें इस एमआरएनए से प्रोटीन बनाने को रोकना है ना? हम नहीं चाहते कि ये एमआरएनए प्रोटीन बनाए। कैसे? इस एमआरएनए को द्विरज्जुक आरएनए में परिवर्तित करके। तो बच्चों, यदि इस एमआरएनए को हमको द्विरज्जुक आरएनए में बदलना है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब मुझे इस आरएनए के संपूरक आरएनए चाहिएगा, है ना भाई? मुझे इस एमआरएनए को द्विरज्जुक आरएनए में परिवर्तित करना है, तो एक आरएनए चाहिए जो इसके संपूरक होगा। तो आरएनए इंटरफेरेंस के लिए भाई हमें क्या चाहिए? हमें एक आरएनए का स्रोत चाहिए। क्या चाहिए भाई? आरएनए का स्रोत। वो आरएनए का स्रोत कहां से मिलेगा? वो आरएनए का स्रोत हमको आरएनए विषाणु से, या जिसे हम कहते हैं बच्चों रेट्रो ट्रांसपोजोन से मिलेगा। हां, किससे मिलेगा भाई? रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। आरएनए विषाणु तो हमें पता है बच्चों। आरएनए विषाणु का मतलब है ऐसे विषाणु जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है। तो या तो आरएनए हमको आरएनए विषाणुओं से प्राप्त हो जाएगा, और नहीं तो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। मतलब आणविक जैविकी में याद होगा बच्चों, अपन ने ट्रांसपोजोन्स या जंपिंग जीन्स पढ़ी थी। ऐसे डीएनए जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्रों पर स्थानांतरित हो सकते थे, पढ़ा था अपन ने। अब रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का मतलब है बच्चों, अगर वो डीएनए आरएनए का निर्माण कर दे। हां, वो जो डीएनए है जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्रों में अपना स्थल बदलता है, यदि वो डीएनए आरएनए का निर्माण करे तो उसे क्या कहेंगे? रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। कहने का मतलब है आपको इस एमआरएनए के संपूरक एक आरएनए चाहिए, और वो आरएनए आपको कहां से प्राप्त होगा? या तो आरएनए विषाणु से और या रेट्रो ट्रांसपोजोन से प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, अब यहां से हमको क्या मिल गया बच्चों? एक द्विरज्जुक आरएनए। क्या मिल गया भाई? हमको एक द्विरज्जुक आरएनए। या तो आरएनए विषाणु से मिल गया या रेट्रो ट्रांसपोजोन से मिल गया। अब क्या करेंगे भाई? इस द्विरज्जुक आरएनए को एक डाइसर एंजाइम से पास करेंगे। किससे करेंगे भाई? हां, एक डाइसर एंजाइम से पास करेंगे। ये डाइसर एंजाइम क्या करती है? सुनो, यहां पर देखेंगे बच्चों, मान लेते हैं ये हमारे पास एक द्विरज्जुक आरएनए है।
ठीक है, मान लेते हैं ये एक द्विरज्जुक आरएनए है, तो द्विरज्जुक आरएनए यदि हम डाइसर एंजाइम से पास करेंगे बच्चों, तो डाइसर एंजाइम उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देगी। हां, डाइसर एंजाइम क्या करेगी, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगी बच्चों, जिसे हम कहेंगे siRNA, जिसे हम क्या कहेंगे, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। ठीक है भाई, क्या किया अपन ने, आरएनए कहां से लिया, आरएनए विषाणु या रेट्रो ट्रांसपोजॉन से। यहां से जब अपन ने आरएनए लिया तो अपने को एक द्विरज्जुक आरएनए मिला। वो द्विरज्जुक आरएनए अपन ने डाइसर एंजाइम से पास किया, डाइसर एंजाइम ने उसके छोटे टुकड़े कर दिए। छोटे टुकड़े जब हो गए तो उस आरएनए को क्या कहेंगे, siRNA। अब बच्चों इस आरएनए को हम किससे पास करते हैं, RISC। हां, किससे पास करते हैं, एक RISC संकुल से पास करते हैं बच्चों। यह संकुल क्या करता है, यह संकुल हाइड्रोजन बंध तोड़ देता है। ये जो संकुल है RISC का, यह संकुल क्या करता है भाई, यह संकुल आरएनए के हाइड्रोजन बंध तोड़ देता है, मतलब आरएनए को एकल रज्जुक में परिवर्तित कर देता है। आरएनए को किस में परिवर्तित कर देगा भाई, एकल रज्जुक। उसमें से अब जो आरएनए mRNA के संपूरक होगा, अब जो mRNA आरएनए के संपूरक होगा, वो क्या करेगा, उससे जुड़ जाएगा। ये mRNA, ये आपके पास किसका निर्माण हो गया बच्चों, एक द्विरज्जुक आरएनए का, जो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। ठीक है, एक बार देखेंगे अपन क्या कर रहे हैं। सुनो, हमको आरएनए इंटरफेरेंस के माध्यम से एक जीन के कार्य को निष्क्रिय करना है। हम चाहते हैं कि जीन से प्रोटीन ना बने। क्या हो, जीन से प्रोटीन ना बने। कैसे ना बने, जब हम mRNA को द्विरज्जुक आरएनए में परिवर्तित कर दें। तो सारा खेल इस mRNA के संपूरक एक आरएनए ढूंढने का है। वो आरएनए हमको कहां से मिलेगा, आरएनए विषाणु या रेट्रो ट्रांसपोजॉन से। ठीक है, अब सवाल क्या है कि यहां पर आप सोच सकते हैं बच्चों, सर हमने ये द्विरज्जुक आरएनए क्यों मिला। ठीक है, आरएनए सामान्यतः एकल रज्जुक होता है, और यदि आरएनए एकल रज्जुक होता है सर, तो हम द्विरज्जुक आरएनए क्यों यूज कर रहे हैं, हम सीधे एकल रज्जुक आरएनए क्यों नहीं यूज कर सकते। तो सुनो, यहां पर जो डीएनए है बच्चों, जो जीन है, हमें पता है एक टेम्पलेट होगा और एक कोडिंग होगा, है ना। दोनों डीएनए रज्जुक में से एक डीएनए रज्जुक ही आरएनए बनाएगा, दूसरा नहीं बनाएगा। टेम्पलेट और कोडिंग रज्जुक, याद है आणविक जैविकी। अब दोनों में से कौन सा टेम्पलेट रज्जुक के रूप में काम करेगा, कौन सा कोडिंग रज्जुक के रूप में काम करेगा, यह हमें नहीं मालूम। तो हमें तो दोनों डीएनए रज्जुक के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि भाई दोनों डीएनए में से कोई भी एक डीएनए रज्जुक टेम्पलेट रज्जुक से आरएनए बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये डीएनए रज्जुक भी टेम्पलेट रज्जुक के रूप में काम कर सकता है, और ये डीएनए रज्जुक भी टेम्पलेट के रूप में काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों में से कौन सा टेम्पलेट रज्जुक उस समय काम करेगा, हमें नहीं मालूम। तो हमें तो इन दोनों डीएनए रज्जुक के लिए दोनों प्रकार के आरएनए बनाने पड़ेंगे। भाई आज अगर ये लाल वाला डीएनए टेम्पलेट रज्जुक है, तो हो सकता है ये एमआरएनए बने, है ना। कौन सा आरएनए बने, ये वाला। अगर लाल टेम्पलेट रज्जुक है तो अलग एमआरएनए बनेगा, नीला रज्जुक है टेम्पलेट रज्जुक तो अलग आरएनए बनेगा। दोनों आरएनए के संपूरक आरएनए हमको यूज करना है, इसलिए हमने क्या यूज किया भाई, द्विरज्जुक आरएनए। ठीक है, तो द्विरज्जुक आरएनए क्यों यूज कर रहे हैं,
क्योंकि हमें नहीं मालूम कौन सा टेम्पलेट है, कौन सा कोडिंग है। हमें तो सिर्फ जीन का हिस्सा मालूम है, ये जीन का हिस्सा है, लेकिन इसमें से कौन सा टेम्पलेट है, कौन सा कोडिंग है, हमें नहीं मालूम। तो दोनों डीएनए के विरुद्ध हमने जो आरएनए बन सकता है उसके विरुद्ध एक द्विरज्जुक आरएनए ले लिया। उस डबल या द्विरज्जुक आरएनए को डाइसर एंजाइम से पास किया। डाइसर एंजाइम ने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उसे अपन ने कह दिया siRNA। टुकड़े करने के बाद एक RISC, इसका फुल फॉर्म भी होता है बच्चों हिंदी में नहीं, इसका फुल फॉर्म अंग्रेजी में ही है बच्चों, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये RISC क्या करता है, हाइड्रोजन बंध तोड़ेगा और क्या बना देगा भाई, एकल रज्जुक आरएनए। क्या बना देगा, एकल रज्जुक आरएनए। और इन चारों में से या इनमें से जो भी आरएनए एमआरएनए के संपूरक होगा वो उस एमआरएनए से जुड़कर एक द्विरज्जुक आरएनए बनाएगा जो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। ये किसकी क्रियाविधि हो गई भाई, आरएनए इंटरफेरेंस की। कौन सी दो एंजाइम याद रखनी है, एक डाइसर और एक RISC। और हम कर क्या रहे हैं आरएनए इंटरफेरेंस में, जीन के कार्य को निष्क्रिय कर रहे हैं। कैसे, एक द्विरज्जुक आरएनए के निर्माण के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आरएनए इंटरफेरेंस की क्रियाविधि है। अब ये तो हमने किसकी बात की बच्चों, अपन ने तो कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग देख लिया। कृषि में हमने देख लिया सारे जीएम पादप कैसे बनते हैं। अब आज हम किसकी बात करेंगे भाई, आज हम बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी की चिकित्सा में अनुप्रयोग। ठीक है भाई, किसमें बात करेंगे, चिकित्सा में अनुप्रयोग। और पहला चिकित्सा में अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे ठीक है भाई, हां, तो हम लोग सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिक इंसुलिन की। चिकित्सा में या मेडिसिन में हम जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, उसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, आनुवांशिक अभियांत्रिक इंसुलिन। हां, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा इंसुलिन का निर्माण कैसे होता है। अब देखो बच्चों, पहले इंसुलिन का निर्माण आनुवांशिक अभियांत्रिकी से कैसे होगा ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि हमारे शरीर में, ठीक है, मानव शरीर के अंदर इंसुलिन प्रोटीन कैसे बनता है। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे कि हमारे शरीर में, मानव शरीर में इंसुलिन कैसे बनता है, फिर हम देखेंगे कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी से कैसे बनाया गया। ठीक है, तो पहले चीज तो हम किसकी बात करेंगे भाई, पहले अपन देखेंगे जीवे अवस्था में। ठीक है, जीवे अवस्था का मतलब है शरीर के अंदर इन वीवो, है ना भाई। शरीर के अंदर वाली अवस्था को क्या कहते हैं, जीवे अवस्था या इन वीवो। मतलब शरीर के भीतर, हमारे शरीर के भीतर इंसुलिन कैसे बनेगा। तो पहली चीज यहां पर याद रखनी है बच्चों, मैंने कहा ये हमारे पास एक इंसुलिन की जीन होती है। ठीक है, इंसुलिन की जीन किस गुणसूत्र पर पाई जाती है, गुणसूत्र 11। तो इंसुलिन की जीन किस पर उपस्थित है भाई, 11 नंबर गुणसूत्र पर। अनुलेखन से क्या बनाएगी, एमआरएनए। इंसुलिन की जीन है, अनुलेखन से क्या बनाएगी, एमआरएनए। और एमआरएनए क्या बनाएगा, इंसुलिन का प्रोटीन, है ना। लेकिन यहां पर जब एमआरएनए से इंसुलिन बनेगा ना बच्चों, तो सबसे पहले एक निष्क्रिय रूप में बनेगा जिसे कहते हैं प्रो इंसुलिन। हां,
क्या हुआ भाई, जब एमआरएनए से पहली बार इंसुलिन बना तो वो इंसुलिन एक निष्क्रिय रूप में बना है, प्रो इंसुलिन। निष्क्रिय रूप का मतलब है बच्चों, उसमें 3 पेप्टाइड श्रृंखला है, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड। ठीक है, क्या है यहां से, तो हमारे पास हमारे शरीर में यानी जीवे अवस्था में, हमारे शरीर में या जीवे अवस्था में इंसुलिन की जीन जो 11वें गुणसूत्र पर है वो एमआरएनए अनुलेखन करती है और उसके बाद एक निष्क्रिय रूप प्रो इंसुलिन का निर्माण करती है। निष्क्रिय रूप कैसे हैं बच्चों, इसमें 3 पेप्टाइड श्रृंखला है, ए, बी और सी पेप्टाइड। सही। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें रूपांतरण होगा। रूपांतरण कैसे होगा भाई, ये सक्रिय इंसुलिन में कैसे परिवर्तित होगी, तो इसमें बच्चों सी पेप्टाइड हट जाएगा। क्या हटेगा, सी पेप्टाइड हटेगा। और क्या होगा बच्चों, ए और बी पेप्टाइड के मध्य डायसल्फाइड बंध जुड़ेंगे। ठीक है, क्या 2 चीजें हो रही हैं भाई, हम लोग प्रो इंसुलिन से सक्रिय इंसुलिन बनाएंगे। प्रो इंसुलिन से सक्रिय इंसुलिन कैसे बना, ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या बना, सक्रिय इंसुलिन। तो देखो भाई, सबसे पहले तो इंसुलिन जो था वो निष्क्रिय रूप में बना। कैसे निष्क्रिय रूप में बना, जिसमें 3 पेप्टाइड श्रृंखलाएं थी, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड। 3 पेप्टाइड वाला इंसुलिन बना जिसे प्रो इंसुलिन या निष्क्रिय इंसुलिन कहते हैं। फिर इसमें 2 चीजें हुई। क्या हुई बच्चों, एक तो सी पेप्टाइड हट गया और ए और बी पेप्टाइड के मध्य डायसल्फाइड बॉन्ड जुड़ गए। तो डायसल्फाइड बंध जुड़े और ए और बी पेप्टाइड बच गई, सी पेप्टाइड हट गई, इससे सक्रिय इंसुलिन बना। इससे क्या बना भाई, सक्रिय इंसुलिन। एक और चीज याद रख सकते हो बच्चों, सक्रिय इंसुलिन में ए पेप्टाइड में 21 अमाइनो एसिड होते हैं, बी पेप्टाइड में 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो कुल कितने अमाइनो एसिड्स हो गए भाई इंसुलिन में, 51, है ना। कुल कितने इंसुलिन होते हैं, 51 अमाइनो एसिड्स इंसुलिन में होते हैं। तो ये हमारे शरीर में हो रहा है। हमारे शरीर में इंसुलिन की जीन 11वें गुणसूत्र पर है, अनुलेखन से एमआरएनए बना है और फिर आपके पास एक निष्क्रिय रूप बना। निष्क्रिय रूप बना किस रूप में, प्रो इंसुलिन। इंसुलिन किस में बना, निष्क्रिय रूप में, जिनमें 3 पेप्टाइड चेन थी, ए, बी और सी। फिर क्या किया अपन ने, अपने शरीर में सी पेप्टाइड हट गई। सी पेप्टाइड हटने के बाद ए और बी पेप्टाइड के मध्य डायसल्फाइड बंध जुड़ गए और ये जुड़ने पर सक्रिय इंसुलिन बन गया, जिसमें ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड है, दोनों के मध्य डायसल्फाइड बंध उपस्थित है। इस सक्रिय इंसुलिन ये हमारे शरीर में बन रही है। अब हम देखेंगे कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी से ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूमुलिन कैसे बनाई गई। ठीक है भाई, ये तो हमारे शरीर में था। तो अब आनुवांशिक अभियांत्रिक ह्यूमुलिन
ह्यूमोलिन का निर्माण। ठीक है भाई। अब पहली चीज याद रखनी है बच्चों की पहली आनुवांशिक अभियांत्रिक ह्यूमोलिन एक अमेरिकन कंपनी ने बनाई। बिल्कुल सही। 1983 में एक अमेरिकन कंपनी है। कौन सी कंपनी है भाई? यूएस की या अमेरिकन कंपनी? अमेरिकन कंपनी जिसे हम कहते हैं एली लिली। हां, तो 1983 में यूएस एक अमेरिकन कंपनी एली लिली ने सबसे पहले ह्यूमोलिन का निर्माण किया। सबसे पहले ह्यूमोलिन का निर्माण किया। ठीक है। और उन्होंने किस जीव का इस्तेमाल किया या कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त किया? तो उन्होंने ई कोलाई जीवाणु लिए। बिल्कुल सही भाई। किसका प्रयोग किया उन्होंने? ई कोलाई जीवाणु। तो ई कोलाई जीवाणु को यूज करके सबसे पहले आनुवांशिक अभियांत्रिकी ह्यूमोलिन का निर्माण किया। ठीक है। अब कैसे किया भाई? कैसे किया? बेहद आसान था। उनको यह मालूम था भाई कि जो क्रियात्मक इंसुलिन है, उसमें कितनी पेप्टाइड श्रृंखला है भाई? ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड। उसमें सी पेप्टाइड तो है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ए पेप्टाइड का डीएनए लिया। क्या लिया भाई? ये रहा ए पेप्टाइड का डीएनए। क्या लिया? बी पेप्टाइड का डीएनए। ठीक है। दोनों पेप्टाइड श्रृंखला का क्या ले लिया भाई? डीएनए। अब क्लोनिंग वाहक किसे यूज करेंगे? क्लोनिंग वाहक किसे यूज करेंगे? हां, जीवाणु है, प्लास्मिड डीएनए। क्या यूज किया भाई? क्लोनिंग वाहक प्लास्मिड डीएनए। इसके लिए भी एक दूसरा प्लास्मिड डीएनए यूज किया। सही। दोनों प्लास्मिड डीएनए में क्या जुड़ गया भाई? ए पेप्टाइड का डीएनए जुड़ गया, बी पेप्टाइड का डीएनए जुड़ गया और इनको ई कोलाई सेल्स में डाल दिया। क्या किया? दोनों को ई कोलाई सेल्स में डाल दिया। ठीक है। ए पेप्टाइड का डीएनए लिया भाई, उसके डीएनए को प्लास्मिड डीएनए से जोड़ दिया। बी पेप्टाइड, इंसुलिन की जो बी पेप्टाइड है उसका डीएनए लिया, उसको प्लास्मिड डीएनए से जोड़ दिया। दोनों को प्लास्मिड डीएनए से जोड़ दिया और ई कोलाई कोशिका में निवेशित कर दिया। किस में डाल दिया भाई? ई कोलाई जीवाणु में। अब ई कोलाई जीवाणु क्या करेगा? बिल्कुल पेप्टाइड बनाएगा। ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड बना दी और वो पेप्टाइड श्रृंखला आपने बाहर निकाल ली बैक्टीरिया से। हां, एक कमी रह गई। बैक्टीरिया ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड प्रोटीन तो बना देगा, लेकिन उन दोनों पेप्टाइड के मध्य डायसल्फाइड बंध वो नहीं जोड़ सकता। तो आप ए पेप्टाइड को निकाल लेते हैं, बी पेप्टाइड को जीवाणु से निकाल लेते हैं और कृत्रिम रूप से डायसल्फाइड बंध को खुद जोड़ेंगे। बैक्टीरिया या जीवाणु नहीं जोड़ता। तो डायसल्फाइड बंध किसने जोड़े भाई? हमने कृत्रिम रूप से। तो क्या बनाया भाई? हमने कृत्रिम रूप से डायसल्फाइड बंध जोड़े गए और क्या तैयार हो गई भाई आपके पास? ह्यूमोलिन। ठीक है। ये सारा लेबोरेटरी में किया। तो ये कौन सा अवस्था है भाई? पात्रे अवस्था में। ठीक है। हमारे शरीर में हमने देखा इंसुलिन कैसे बन रही थी
और एली लिली कंपनी ने सबसे पहले आनुवांशिक अभियांत्रिकी ह्यूमुलिन कैसे बनाई? डीएनए ले लिए, प्लास्मिड डीएनए से जोड़ दिया, जीवाणु कोशिका में निवेशित कर दिया, जीवाणु कोशिका ने प्रोटीन बना के दे दिया, लेकिन कृत्रिम रूप से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स अपन ने जोड़े और ह्यूमुलिन तैयार हो गई। क्या तैयार हो गई भाई? ह्यूमुलिन तैयार हो गई। ठीक है, तो ऐसे ह्यूमुलिन का निर्माण किया जाता है। यह तो चिकित्सा में पहला अनुप्रयोग हुआ भाई। चिकित्सा का दूसरा अनुप्रयोग, चिकित्सा में दूसरा अनुप्रयोग क्या आता है? हां, जीन थेरेपी। चिकित्सा का दूसरा अनुप्रयोग क्या है बच्चों? जीन थेरेपी। अब देखो, सुनने में बहुत आसान है और सुनने में जबरदस्त चीज भी है। कोई भी आनुवांशिक बीमारी आप ले लो, है ना, यदि कोई भी आनुवांशिक बीमारी है तो आपको पता है उस आनुवांशिक बीमारी में कोई जीन खराब हो गई है ना, जीन खराब हो गई है, विकृत हो गई है, उत्परिवर्तित हो गई है, निष्क्रिय हो गई है ना, जीन खराब, निष्क्रिय, उत्परिवर्तित, काम नहीं कर रही। तो आप क्या करते हो जीन थेरेपी में? उस खराब या उत्परिवर्तित जीन को एक सक्रिय या क्रियाशील जीन से प्रतिस्थापित कर देते हो। बड़ा मजा आ रहा है सुनने में, बड़ा आसान है। सर, कोई भी आनुवांशिक रोग है, उसमें जीन खराब है, तो उस खराब जीन को अगर अपन सही या क्रियाशील जीन से प्रतिस्थापित कर दो, जीन थेरेपी है, दुनिया में सारे आनुवांशिक रोग ठीक हो जाएंगे। ऐसे तो कोई आनुवांशिक रोग बचेगा ही नहीं। सब में आनुवांशिक रोग में एक जीन खराब है, उस खराब जीन को सक्रिय जीन से प्रतिस्थापित कर दो, हो गई सही। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो पहले वो हम देखेंगे क्यों नहीं होगा। सुनो, पहले अपन पढ़ेंगे जीन थेरेपी क्या है। तो जीन थेरेपी क्या है भाई? कि एक खराब या निष्क्रिय जीन को हम एक सक्रिय या क्रियाशील जीन से प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं लिख दूं क्या हो रहा है भाई। जीन थेरेपी में हम क्या करेंगे? इस प्रक्रिया में निष्क्रिय या उत्परिवर्तित जीन को एक क्रियाशील जीन से प्रतिस्थापित किया जाता है ना भाई। हम जीन थेरेपी में क्या करते हैं? एक निष्क्रिय या उत्परिवर्तित जीन को एक क्रियाशील जीन से प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? सबसे पहले इतिहास में सर्वप्रथम, ठीक है, सबसे पहले 1990 में सफल जीन थेरेपी की गई। ठीक है, सबसे पहली सफल जीन थेरेपी 1990 में की गई बच्चों। किसके उपचार में? स्किड नामक रोग के उपचार में। सफल जीन थेरेपी स्किड रोग के उपचार में। ठीक है, तो सबसे पहले या सबसे पहली जीन थेरेपी, सफल जीन थेरेपी 1990 में स्किड रोग के उपचार में की गई। अब यह स्किड क्या है और कैसे उपचार किया गया, आओ सुनो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये रोग क्या है? स्किड। स्किड रोग का मतलब है बच्चों सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। क्या मतलब भाई? स्किड देखो बच्चों, स्किड एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक व्यक्ति का प्रतिरक्षक तंत्र बेहद कमजोर हो जाता है। ठीक है, स्किड एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का या एक व्यक्ति का प्रतिरक्षक तंत्र बेहद कमजोर हो जाता है।
अब उसका प्रतिरक्षक तंत्र कमजोर क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक कोशिकाएं होती हैं, वो निर्मित नहीं हो पाती। और प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक कोशिकाएं क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि एक एंजाइम की कमी हो जाती है। तो एक एंजाइम की कमी कौन सी होती है भाई? यहां पर ध्यान रखना है, इस रोग में एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेस नामक एंजाइम की कमी हो जाती है। ठीक है भाई, अब इस एंजाइम की या एडिनोसिन डीएमिनेस की एंजाइम कम हो जाती है, इसका मतलब इस एंजाइम के नहीं बनने के कारण प्रतिरक्षक कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता और प्रतिरक्षक तंत्र कमजोर हो जाता है। अब सवाल यह है कि अगर ये एडिनोसिन डीएमिनेस नामक एंजाइम की कमी हो गई है, इसका कारण क्या? एडिनोसिन डीएमिनेस नामक एंजाइम की कमी हो गई है, इसका कारण क्या? इसकी जीन खराब हो गई है ना भाई। एंजाइम है मतलब प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन की जीन जो है वो खराब हो गई। जीन खराब हो गई या जीन उत्परिवर्तित हो गई तो ये एंजाइम नहीं बन रही। एंजाइम नहीं बन रही तो प्रतिरक्षक कोशिकाओं का विकास नहीं हो रहा और प्रतिरक्षक तंत्र कमजोर हो जाता है। किस बीमारी में? इस बीमारी को कहते हैं स्किड। अब इसका उपचार क्या करेंगे भाई? क्या किया जीन थेरेपी में? जीन थेरेपी में पेशेंट्स के, ठीक है, अब उपचार क्या है भाई इसका? तो अब इसके उपचार में क्या किया गया? ठीक है, उपचार में जो व्यक्ति है, पेशेंट जो था, उसके लिम्फोसाइट्स निकाले गए। ठीक है, उपचार में क्या किया गया बच्चों? पेशेंट्स के लिम्फोसाइट्स को निकालकर उन्हें कल्चर यानी संवर्धित किया लेबोरेटरी में। है ना, क्या करते हैं? लिम्फोसाइट्स पता है ना बच्चों आप लोगों को, एक प्रकार के WBCs होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? एक प्रकार के WBCs होते हैं। तो पेशेंट्स के लिम्फोसाइट्स को निकालकर उन्हें क्या किया गया बच्चों? संवर्धित किया गया। ठीक है, अब क्या करना है? इनके लिम्फोसाइट्स में वो जीन खराब है तो आपको सक्रिय जीन डालनी है। सक्रिय किसकी? एडीए की। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में? क्रियाशील एडिनोसिन डीएमिनेस का cDNA लेते हैं। याद है बच्चों आणविक जैविकी, cDNA क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो mRNA से बनता है। याद है, आणविक जैविकी हमेशा काम आएगी यहां पर। cDNA का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो किससे बन रहा था? mRNA से। याद है? ठीक है, तो क्रियाशील एडिनोसिन डीएमिनेस का cDNA लेते हैं, मतलब ये एक तरह की क्रियाशील जीन हो गई। ठीक है ना भाई, डीएनए लिया है, इसका मतलब ये एक तरह की क्रियाशील जीन है। क्लोनिंग वाहक किसे लोगे? क्लोनिंग वाहक किसे लोगे? मानव कोशिका यानी जंतु कोशिका है, पश्च वायरस। हां, अब याद रखना भाई, सिद्धांत पढ़ चुके हैं। क्लोनिंग वाहक कौन सा लिया? पश्च विषाणु। और इस पश्च विषाणु के साथ इस क्रियाशील जीन को किसमें निवेशित कर दिया भाई? लिम्फोसाइट्स में निवेशित कर दिया।
ठीक है, क्या किया भाई अपन ने? क्या किया, एक व्यक्ति रोगी जो था पेशेंट, उसके लिम्फोसाइट्स को निकालकर लेबोरेटरी में रख दिया। अब क्रियाशील एडिनोसिन डीएमिनेज का cDNA लिया, इसको क्लोनिंग वेक्टर पश्च विषाणु से जोड़ा और लिम्फोसाइट्स में निवेशित कर दिया। क्या होगा? यह सक्रिय जीन या क्रियाशील जीन किसको प्रतिस्थापित कर देगी? खराब जीन को या निष्क्रिय जीन को प्रतिस्थापित कर देगी। कर दिया, लिम्फोसाइट्स तैयार हो गए, वापस व्यक्ति के पेशेंट या वापस व्यक्ति के अंदर डाल दिए। हो गया उपचार। एक बार तो हो गया, लेकिन बच्चों ये अस्थायी उपचार है ना? ये परमानेंट उपचार है क्या? आपने लिम्फोसाइट्स लिए, उसमें क्रियाशील जीन डाल दी, खराब जीन थी, जीन क्रियाशील जीन को प्रतिस्थापित कर दिया और लिम्फोसाइट्स को शरीर में डाल दिया। अब लिम्फोसाइट्स जीवन भर जिंदा रहेंगे क्या? नहीं ना, लिम्फोसाइट्स तो कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद नष्ट हो जाएंगे, फिर नए लिम्फोसाइट्स बनेंगे, उनमें फिर उपचार करना पड़ेगा। क्योंकि जो नए लिम्फोसाइट्स बनेंगे भाई अस्थि मज्जा से, उसमें तो फिर खराब जीन होगी, फिर जीन थेरेपी करोगे, मतलब हर हफ्ते हर 10 दिनों में जीन थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यह अस्थायी उपचार है। हां, यह परमानेंट कब होगा? यह परमानेंट तब होगा जब भ्रूणीय अवस्था में ही आप आनुवांशिक रोग की जांच या पता कर लोगे। आज भगवान ना करे मेरे को हीमोफीलिया हो गया, मेरा स्कंदन कारक 8 नहीं बन रहा क्योंकि उसकी जीन खराब हो गई, तो मैं उसकी क्रियाशील जीन अगर डाल भी दूंगा भाई किन कोशिकाओं में, तो वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक ही काम करेगी। फिर जो नई कोशिकाएं बनेंगी उनमें तो फिर निष्क्रिय हो जाएगी वो जीन, है ना? तो इसका मतलब जीन थेरेपी का अगर आपको परमानेंट इलाज करना है, स्थायी इलाज जीन थेरेपी कब संभव है? जब भ्रूणीय अवस्था में जांच कर लो। हां, भ्रूणीय अवस्था में आपने पता कर लिया कि एक शिशु को हीमोफीलिया है, भ्रूणीय अवस्था में पता कर लिया उसको सिकल सेल अनीमिया है, भ्रूणीय अवस्था में आपने पता कर लिया कि एक जीन खराब है, तो भ्रूणीय अवस्था की स्टेम कोशिकाओं में आप क्रियाशील जीन को निवेशित कर दो। स्टेम कोशिकाओं से ही सारे अंग और उत्तक बनेंगे, सारी कोशिकाओं में क्रियाशील जीन आ जाएगी। कब आ जाएगी? जब आपने भ्रूणीय अवस्था में ही जांच कर ली। हां, और भ्रूणीय अवस्था में ही क्रियाशील जीन को निवेशित कर दिया। अन्यथा ये सब उपचार क्या हैं? अस्थायी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, चूंकि लिम्फोसाइट्स का जीवन काल निश्चित होता है, चूंकि लिम्फोसाइट्स का जीवन काल निश्चित होता है, अतः यह एक अस्थायी उपचार है। तो जीन थेरेपी का परमानेंट उपचार तो ठीक है, स्थायी उपचार या परमानेंट ट्रीटमेंट तो कब संभव है भाई? भ्रूणीय अवस्था में क्रियाशील जीन का निवेशन। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में ही क्रियाशील जीन का निवेशन आप करोगे तभी वो परमानेंट ट्रीटमेंट होगा, नहीं तो कितनी जीन थेरेपी, एक तो ये महंगी और है, हाँ 30, 40, 50, 1 करोड़ तक सही जीन थेरेपी में लग जाते हैं, तो आप हर हफ्ते तो जीन थेरेपी नहीं करा सकते ना। तो भ्रूणीय अवस्था में ही जीन थेरेपी सफल होती है और स्थायी उपचार होता है। ठीक है भाई, क्लियर बिल्कुल चीज? तो ये तो अपन ने देख ली जीन थेरेपी। फिर चिकित्सा में नेक्स्ट चीज आती है आणविक निदान
या जिसे कहते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, आणविक निदान का मतलब है रोगों की जांच करना। ठीक है ना, डायग्नोसिस या निदान का मतलब है ना बच्चों रोग की या बीमारी की पहचान करना। अब आजकल क्या होता है बच्चों, आजकल क्या और अभी तक हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रोग की जांच, किसी भी बीमारी की जांच कब करते हैं, जब उसके लक्षण आने लगते हैं, है ना। हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं या यूरिन टेस्ट कराते हैं, अलग अलग टेस्ट करवाते हैं। कब करवाते हैं, जब हमारे को लक्षण दिखाई देते हैं। और जब रोग के लक्षण दिखने लग जाते हैं तब तक तो रोग जनक की सांद्रता शरीर में बढ़ जाती है ना। इसका मतलब लक्षण आने से पहले अगर आपको रोग की जांच करनी है, रोग जनक की सांद्रता बढ़ने से पहले ही जांच करनी है ना। जल्दी किसी रोग की जांच करनी है, पहले ही किसी रोग की जांच करनी है, तो किनका प्रयोग करते हैं, आणविक निदान का। तो आणविक निदान का फायदा क्या है भाई, लक्षण आने से पहले एवं रोग जनक की सांद्रता बढ़ने से पहले ही रोग की जांच। इसे हम क्या कहेंगे, आणविक निदान कहेंगे। आणविक निदान में क्या है भाई, आणविक निदान की तकनीकों में के कारण हम लोग बीमारी या लक्षण आने से पहले ही जांच कर सकते हैं, रोग जनक की सांद्रता बढ़ने से पहले ही जांच कर सकते हैं। हां, तो आणविक निदान में कौन कौन सी तकनीक आती हैं, ठीक है। आणविक निदान में देखो भाई 4 तकनीक पढ़ेंगे हम, 4 में से 2 तो हम देख चुके हैं। हां भाई, पुनर्योजक डीएनए तकनीक ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। पीसीआर ये भी पढ़ चुके हैं, याद है ना भाई पीसीआर की तकनीक, कैंसर आशंकित पेशेंट्स में और एचआईवी आशंकित व्यक्तियों में जल्दी जांच करनी हो, पहले जांच करनी हो पीसीआर के माध्यम से। हां, 2 नई तकनीकें हैं भाई, एलाइजा और प्रोब्स। तो आणविक निदान में 4 तकनीक है बच्चों, 4 तकनीक में हम 2 तो पढ़ चुके हैं। पुनर्योजक डीएनए तकनीक पीसीआर ये हम प्रिंसिपल्स या सिद्धांत वाले चैप्टर में देख चुके हैं। हम 2 नई तकनीकों की बात करेंगे, एलाइजा और प्रोब्स की। ठीक है, 2 नई तकनीक है हमारे लिए। ये 4 तकनीक किसके उदाहरण हैं, आणविक निदान के उदाहरण हैं। तो पहली क्या आती है भाई, पहली आती है एलाइजा। अब इसका फुल फॉर्म याद रखना है सबसे पहले तो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है भाई, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब सुनो, ये एलाइजा तकनीक है क्या। एलाइजा तकनीक जो है वो आणविक निदान का उदाहरण है ना। आणविक निदान मतलब ये एक ऐसी तकनीक है जिससे हम लक्षण आने से पहले या जल्दी किसी रोग की जांच कर सकते हैं। ठीक, अब ये है क्या एलाइजा। देखो बच्चों, 2-3 शब्द आपको मैं बता रहा हूं, ये हम लोग मानव रोग वाले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। देखो भाई, एक तो होता है प्रतिजन या जिसे हम एंटीजन कहते हैं, है ना। जो भी चीज हमारे शरीर की नहीं है, जो भी चीज या जो भी तंत्र हमारे शरीर का नहीं है, उसे अपन प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, ये जितने भी रोगजनक हैं, ये मेरे शरीर के नहीं हैं, बाहर से आ रहे हैं, इन्हें प्रतिजन कहते हैं, है ना। और जब ये प्रतिजन हमारे शरीर में आते हैं तो हमारा शरीर इनसे लड़ने के लिए
प्रतिरक्षक या एंटीबॉडी का निर्माण करता है ना भाई। कोई भी बाहर की चीज जो है वो प्रतिजन है और उसके विरुद्ध शरीर लड़ने के लिए जो बनाता है वो प्रतिरक्षक या एंटीबॉडी है। तो एलाइजा जो तकनीक है बच्चों, इस तकनीक के माध्यम से आप प्रतिजन या प्रतिरक्षक का अध्ययन या विश्लेषण कर सकते हो। आप प्रतिजन के बारे में पता कर सकते हो, कौन सा विषाणु है, कौन सा जीवाणु है, कौन सा प्रोटोजोआ है, प्रतिजन का विश्लेषण कर सकते हो। शरीर में एक प्रतिजन के विरुद्ध कितनी प्रतिरक्षक बन रही है या प्रतिरक्षक बन रही है या नहीं, प्रतिजन का प्रतिरक्षक यानी एंटीबॉडी का भी विश्लेषण कर सकते हो। हां, इस तकनीक के माध्यम से हम प्रतिजन यानी एंटीजन और प्रतिरक्षक यानी एंटीबॉडी का विश्लेषण करते हैं। प्रतिजन वायरस है, बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, उसका विश्लेषण कर सकते हो। और हमारे शरीर में उस प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षक या एंटीबॉडी बन रही है या नहीं, यह भी पता कर सकते हो। ठीक है, तो एलाइजा क्या है भाई? इस तकनीक के द्वारा प्रतिजन यानी एंटीजन व प्रतिरक्षक यानी एंटीबॉडी का विश्लेषण किया जाता है ना भाई। हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में पूरा मानव रोग प्रतिरक्षक तंत्र हमारे सिलेबस में है बच्चों। हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रतिजन और प्रतिरक्षक के बारे में, लेकिन प्रतिजन और प्रतिरक्षक का विश्लेषण या उनको ज्ञात करना या उनका पता लगाना हम एलाइजा तकनीक से करते हैं। इसका मतलब यह है कि बच्चों, इस तकनीक में आप प्रतिजन या प्रतिरक्षक दोनों का विश्लेषण कर सकते हो। प्रतिजन के बारे में भी पता कर सकते हो, प्रतिरक्षक के बारे में भी पता कर सकते हो। तो इस तकनीक का सिद्धांत किस पे आधारित है? इस तकनीक का सिद्धांत प्रतिजन और प्रतिरक्षक की अभिक्रिया पर आधारित है ना भाई। तो इस प्रक्रिया का सिद्धांत या इस तकनीक का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? प्रतिजन प्रतिरक्षक अभिक्रिया पर, है ना भाई। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस या अभिक्रिया पर आधारित है। प्रतिजन प्रतिरक्षक की अभिक्रिया पर आधारित है। और तीसरा बिंदु भाई, ये तकनीक क्या है? एंजाइम लिंक्ड, है ना। ये तकनीक में हम लोग प्रतिजन और प्रतिरक्षक का पता तो करेंगे, उनकी अभिक्रिया के आधार पर पता करेंगे, लेकिन किसका इस्तेमाल करके? एंजाइम का। किसका इस्तेमाल करेंगे भाई? एंजाइम का। तो एंजाइम्स कौन सी यूज होती हैं? ठीक है, एंजाइम्स कौन सी प्रयुक्त होंगी भाई, वो यहां पर याद रखनी है। ठीक है बच्चों, दो प्रमुख एंजाइम्स हम यूज करते हैं। दो प्रमुख एंजाइम्स जो हैं वो हम एलाइजा तकनीक में यूज करते हैं, पेरोक्सीडेस यानी हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेस और कैटालेसिस। तो है क्या भाई? प्रतिजन है और प्रतिरक्षक हैं, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं। बाहर से आया हुआ प्रतिजन, हमारे शरीर ने बनाने वाली प्रतिरक्षक, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं। ये अभिक्रिया हो रही है या नहीं, इसकी जांच एक एंजाइम करती है। और अगर एंजाइम है और एंजाइम एक रंग उत्पन्न कर दे, इसका मतलब प्रतिजन प्रतिरक्षक है। अगर प्रतिजन प्रतिरक्षक अभिक्रिया नहीं कर रहे तो एंजाइम भी काम नहीं करती,
रंग नहीं आता और एलाइजा टेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल सा है, इस तकनीक के द्वारा हम प्रतिजन और प्रतिरक्षक का विश्लेषण करते हैं। इस तकनीक का सिद्धांत किस पे आधारित है? प्रतिजन प्रतिरक्षक की अभिक्रिया पर। और इसमें कौन सी एंजाइम्स हम यूज कर रहे हैं? हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेस और कैटालेस। सही। एक आखिरी में चीज, एड्स का प्रारंभिक परीक्षण यही होता है। हां, एड्स जो रोग है, एड्स का जो प्रारंभिक टेस्ट है वो कौन सा है? एलाइजा। एड्स के लिए जो पहला टेस्ट करते हैं एलाइजा। एलाइजा टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है, इसका यह मतलब नहीं कि एड्स है, इसका मतलब अब उसको कंफर्म करने के लिए एक और टेस्ट करना पड़ता है। हां, एड्स का प्रारंभिक टेस्ट एलाइजा, एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं, वो पॉजिटिव आ जाता है तो वायरस कंफर्म है, एड्स। अगर एलाइजा टेस्ट ही नेगेटिव आ जाता है तो वेस्टर्न ब्लॉट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आप बोलोगे सर सीधा वेस्टर्न ब्लॉट क्यों नहीं कर देते? अरे भाई, वेस्टर्न ब्लॉट महंगा टेस्ट होता है, एलाइजा सस्ता है। तो अगर एलाइजा ही नेगेटिव आ गया तो वेस्टर्न ब्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, फिर कंफर्म करना हो कि हां एड्स है भाई और कुछ नहीं है, तो हम वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं। तो एड्स का प्रारंभिक टेस्ट क्या होगा बच्चों? एड्स का प्रारंभिक टेस्ट एलाइजा होता है। ठीक है भाई, ये तकनीक किसकी हो गई? एलाइजा। फिर नेक्स्ट क्या आता है बच्चों हमारे पास? आखिरी में आणविक निदान में आता है प्रोब्स। हां, किसकी बात आ जाती है? प्रोब्स। अब देखो बच्चों, प्रोब्स एक अंग्रेजी शब्द है और प्रोब का मतलब है इन्वेस्टिगेट करना, है ना? होता ना कभी भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगता है लोगों में, सरकार में या सरकार के लोगों में, तो जब कोई भी भ्रष्टाचार या मंत्रियों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है या कोई क्रिकेट जो भी भ्रष्टाचार का आरोप है या कोई स्कैम होता है, तो है ना एक कमिटी गठित की जाती है जो उसको इन्वेस्टिगेट करती है। उस इन्वेस्टिगेशन को प्रोब कहते हैं। तो हमारे आणविक जैव प्रौद्योगिकी में सर कहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है? नहीं ना। सुनो भाई, यहां पर सुनो, मान लो मैं आपको एक डीएनए का क्रम देता हूं। मैंने आपको एक डीएनए का न्यूक्लियोटाइड क्रम दिया। क्या दिया? डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड क्रम। क्या दिया? ATC ATCG। ये एक न्यूक्लियोटाइड का क्रम है और मैंने आपको कहा आपको इस न्यूक्लियोटाइड क्रम को इन्वेस्टिगेट करना है। आपको पता करना है कि यह डीएनए का क्रम मौजूद है या नहीं। क्या करना है बच्चों? यह न्यूक्लियोटाइड क्रम उपस्थित है या नहीं, यह पता करना है। कैसे पता करोगे? यह न्यूक्लियोटाइड क्रम है या नहीं पता करना है। कैसे पता करोगे? क्या करोगे? हां, इसका एक संपूरक क्रम बनाओगे। क्या इसका संपूरक क्रम क्या बनेगा भाई? TAGT AGC बनाया संपूरक क्रम। ये संपूरक क्रम जो है ये एकल रज्जुक है, द्विरज्जुक है? एकल रज्जुक है। एकल रज्जुक क्रम है जो आपके, ये क्या हो गया? इसी क्रम की अगर आपको पहचान करनी है तो ये आपके पास एक टारगेट क्रम हो गया। टारगेट क्रम क्यों? क्योंकि इसी क्रम की पहचान करनी है, इसी क्रम मौजूद है या नहीं ये पता करना है। तो ये वाला जो क्रम है, ये लाल वाला, ये एकल रज्जुक क्रम है, टारगेट क्रम के संपूरक है और टारगेट क्रम की जांच करने के लिए बनाया गया है। इसे ही क्या कहेंगे? प्रोब। इसे ही क्या कहेंगे? प्रोब। तो प्रोब क्या हो गया भाई? एकल रज्जुक। डीएनए होगा या आरएनए? कोई भी। आप आरएनए क्रम की भी जांच कर सकते हो, डीएनए क्रम की भी जांच कर सकते हो, लेकिन होगा एकल रज्जुक।
तो एकल रज्जुक डीएनए या आरएनए होता है, ठीक है, जो टारगेट क्रम के संपूरक होगा, जो टारगेट क्रम के संपूरक होगा, है ना भाई। एकल रज्जुक डीएनए या आरएनए का क्रम है, ये एकल रज्जुक डीएनए भी हो सकता है। अगर आपको किसी आरएनए की जांच करनी है तो वो एकल रज्जुक आरएनए भी हो सकता है। अब जांच कैसे करोगे? ये क्रम इसके साथ संकरित होगा, है ना। आप इस क्रम को टारगेट क्रम के साथ संकरित या हाइब्रिडाइज करोगे। अगर संकरित हो गया मतलब टारगेट क्रम मौजूद है, और यदि संकरित नहीं हुआ मतलब टारगेट क्रम मौजूद नहीं है। तो संकरित हुआ या नहीं कैसे पता चलेगा? आप इसको रेडियो लेबल करोगे, इसको किसी विकिरण सक्रिय पदार्थ के साथ जोड़ोगे। क्यों? क्योंकि जब ये संकरण करेगा, जब ये संकरित होगा तो आपको एक स्क्रीन पे चमकते हुए विकिरण दिखेंगे। तो चमकते हुए विकिरण दिखे मतलब संकरण हो गया, चमकते हुए विकिरण नहीं दिखे मतलब संकरण नहीं हुआ। तो एकल रज्जुक डीएनए आरएनए होता है जो टारगेट क्रम के संपूरक होगा, वो तो ठीक है। इसे क्या किया जाता है? इसे रेडियो लेबल किया जाता है। अब रेडियो लेबल क्यों कर रहे हो भाई? विकिरण सक्रिय पदार्थ से क्यों जोड़ रहे हो? ताकि जब इसका संकरण टारगेट क्रम के साथ हो तो आपको पता चले, स्क्रीन पे विकिरण सक्रियता दिखे। हां, तो अध्ययन कैसे करेंगे भाई? ये संकरण हुआ या नहीं, तो संकरण का अध्ययन कैसे करेंगे? संकरण का अध्ययन होता है एक तकनीक के द्वारा, ऑटो रेडियोग्राफी। कौन सी तकनीक के द्वारा अध्ययन करते हैं भाई? ऑटो रेडियोग्राफी। क्या हुआ? आपको एक टारगेट डीएनए या एक टारगेट आरएनए का क्रम पता करना है कि वो मौजूद है या नहीं। ये डीएनए क्रम पता करना है या कोई आरएनए का क्रम पता करना है कि है या नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? उस टारगेट आरएनए या डीएनए के संपूरक एक क्रम बनाओगे। उसके संपूरक होगा टारगेट क्रम के संपूरक होगा और हमेशा एकल रज्जुक होगा, और ये इसको जोड़ दोगे। अगर वो संकरित हो गया और ऑटो रेडियोग्राफी में आपको एक चमकते हुए विकिरण दिख गए मतलब आपका टारगेट क्रम मौजूद है। और अगर संकरित हुआ ही नहीं मतलब हमारा टारगेट क्रम था ही नहीं वहां पर, तो ऑटो रेडियोग्राफी पर कोई चमकता हुआ विकिरण सक्रियता नहीं आती। तो संकरण का अध्ययन कैसे करेंगे? ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। हां बच्चों, आप ये सोच सकते हो कि सर डीएनए तो पहले से ही द्विरज्जुक होता है, ये टारगेट क्रम एकल रज्जुक कब होगा? ये तो द्विरज्जुक ही होता है डीएनए। अरे भाई, विकृतीकृत करने के बाद अध्ययन करेंगे, है ना। अगर एक द्विरज्जुक डीएनए है उसमें आपको ये क्रम पता करना है तो आप पहले डीएनए को विकृतीकृत कर दोगे, फिर उसमें प्रोब ऐड करोगे, ठीक है। हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये वापस बताऊंगा विस्तार में। ये सब तकनीक आएगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, पीसीआर की तकनीक, प्रोब वाली तकनीक सब आएगी, ठीक है भाई। तो ये समझ आ गए हमने क्या देख रहे हैं? आणविक निदान की बात की। आणविक निदान मतलब ये सब तरीके हैं जिसमें आप जांच कर सकते हो लक्षण आने से पहले और रोगजनक की सांद्रता बढ़ने से पहले जांच कर सकते हो। किसी भी रोगजनक का डीएनए या आरएनए उसकी जांच कर सकते हो। किसी भी रोगजनक की मात्रा या प्रतिरक्षक बन रही है या नहीं हमारे शरीर में, उसकी जांच कर सकते हो एलाइजा के द्वारा। रोगजनक के डीएनए आरएनए की जांच कर सकते हो प्रोब्स के द्वारा। पीसीआर के द्वारा उनकी मात्रा को बढ़ाकर आसानी से स्टडी कर सकते हो।
हाँ, मात्रा शरीर में नहीं बढ़ाएंगे, लेबोरेटरी में बढ़ाकर अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, तो ये कौन सी तकनीक हो गई? आणविक निदान की। ठीक है भाई, चलें आगे। फिर क्या आता है बच्चों? आज फिर अपन बात करते हैं, हां, ट्रांसजेनिक जंतुओं की। किसकी बात करेंगे भाई? ट्रांसजेनिक जंतु यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक पादप तो हमने देख लिए थे, है ना? ट्रांसजेनिक पादप हमने देख लिए थे बहुत सारे। बीटी कॉटन देखा हमने, खरपतवार नाशी प्रतिरोधक तंबाकू पादप देखा, गोल्डन राइस देखा, ब्रासिका नेपस, फ्लेवर सेवर टमाटर, पीड़क प्रतिरोधक तंबाकू पादप सब देखे थे। अब ट्रांसजेनिक जंतु में बच्चों पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए? पहली चीज ये कि 95% से अधिक, 95% से अधिक जो ट्रांसजेनिक जंतु हैं वो होते हैं ट्रांसजेनिक चूहे। हां, 95% से अधिक ट्रांसजेनिक जंतु, याद रखना भाई, 95% से ज्यादा ट्रांसजेनिक जंतु ट्रांसजेनिक चूहे हैं। क्यों इतने ट्रांसजेनिक चूहे? क्यों? दो कारण है बेटा। पहला कारण तो क्या है कि ट्रांसजेनिक चूहों में जब भी आप कोई जीन निवेशित करते हो, है ना, तो आप क्या करते हो, चूहों के अंदर जो कार्यकी है या फिजियोलॉजी है वो लगभग मानव जैसी होती है। हां, जैसे हम कहते हैं ना, टीके का अध्ययन करना है आपको, वैक्सीन का, तो वैक्सीन का ट्रायल सबसे पहले सीधे मानव पे करते हैं क्या? जानवरों पे करते हैं। और कौन से? चूहों पर। क्योंकि आपको पता है जो टीके का प्रयोग अगर आप चूहे पर करोगे तो चूहे में जो प्रतिक्रिया होगी, चूहे में जो प्रभाव पड़ेगा, लगभग मिलता जुलता प्रभाव मानव पर पड़ेगा। इसीलिए कोई भी टीके का अध्ययन किया जाता है या वैक्सीन का अध्ययन किया जाता है तो टीके या वैक्सीन का अध्ययन सबसे पहले चूहों पर करते हैं। उनका प्रभाव देखते हैं कि भाई उस पे टीके का कोई साइड इफेक्ट या प्रभाव क्या है। चूहे पे सक्सेसफुल होता है, फिर उसको हम सेकंड थर्ड ट्रायल में आगे मानव में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर चूहों में ही कोई प्रॉब्लम हो जाती है, चूहे मरने लग जाते हैं या कोई दूसरे साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो मानव पर ट्रायल रोक दिया जाता है। तो क्यों? क्योंकि चूहों की कार्यकी है वो किससे मिलते जुलती है? मानव से। इसलिए 95% ट्रांसजेनिक जंतु कौन से हैं? ट्रांसजेनिक चूहे होते हैं। ठीक है भाई। अब इसमें भी जो पहला ट्रांसजेनिक जंतु है, ठीक है, पहला ट्रांसजेनिक जंतु जो होगा ना बच्चों, वो भी पहला ट्रांसजेनिक जंतु का नाम था सुपर माउस। हाँ, पहला ट्रांसजेनिक जंतु भी कौन सा था? सुपर माउस। उड़ता था? नहीं। सुपर माउस का मतलब है इसकी साइज बड़ी थी। और इसकी आकार या साइज क्यों बड़ी थी बच्चों? क्योंकि इसमें मानव वृद्धि हार्मोन की जीन, मानव वृद्धि हार्मोन की जीन निवेशित की गई थी। हाँ, वो आपकी हाइट बढ़ाने वाला हार्मोन यही होता है, वृद्धि हार्मोन। जिससे हाइट बढ़ती है वही वृद्धि हार्मोन की बात हो रही है। हार्मोन्स में पढ़ेंगे हम लोग। तो मानव वृद्धि हार्मोन की जीन किसमें निवेशित की गई थी? सुपर माउस में। इसलिए उसकी साइज बढ़ जाती थी। इसीलिए उसकी साइज क्या थी बच्चों? बढ़ जाती थी। तो पहला ट्रांसजेनिक जंतु भी चूहा था, जिसका नाम क्या है भाई? सुपर माउस। सुपर माउस क्यों? क्योंकि इसकी साइज बड़ी थी। साइज बड़ी थी क्यों? क्योंकि इसमें मानव वृद्धि हार्मोन की जीन निवेशित की गई है। ठीक है बच्चों। तो आज वाली क्लास में देखो हमने क्या क्या देखा। आज वाली क्लास में अपन ने सबसे पहले आरएनए इंटरफेरेंस की बात की थी। हमने कहा था ना, फ्लेवर सेवर टमाटर में हम फल के पकने में देरी लाते हैं, या मेलेडोगाइन इनकॉग्नेशिया जो पीड़क था उससे तंबाकू पादप को प्रतिरोधक बनाते हैं।
दोनों में तकनीक थी आरएनए इंटरफेरेंस। उसमें हमने जीन के कार्य को निष्क्रिय किया था, आरएनए के स्तर पर द्विरज्जुक आरएनए का निर्माण किया। ठीक है, फिर अपन ने चिकित्सा में अनुप्रयोग देखे। अब चिकित्सा में अनुप्रयोग में अपन ने आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा इंसुलिन बनाई। फिर अपन ने खराब या निष्क्रिय जीन को एक क्रियाशील जीन से प्रतिस्थापित किया, जीन थेरेपी देखी। और फिर अपन ने रोगों की पहले जांच कर देना, लक्षण आने से पहले ही रोगों की जांच हो जाए, रोगजनक की सांद्रता बढ़ने से पहले ही जांच हो जाए, उसके लिए कौन सी तकनीक देखी? आणविक निदान की तकनीक देखी। आणविक निदान में भी 4 उदाहरण हैं। पुनर्योजक डीएनए तकनीक जो हम देख चुके थे, पीसीआर की तकनीक जो भी हमने देख ली, 2 नई तकनीकें हमने देखी, एलाइजा और प्रोब। एलाइजा जो तकनीक थी उसमें हम प्रतिजन यानी एंटीजन या प्रतिरक्षक का विश्लेषण कर सकते हैं। कौन सा प्रतिजन है उसका विश्लेषण कर सकते हो, शरीर में उसके विरुद्ध प्रतिरक्षक बन रही है या नहीं उसका विश्लेषण कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो? उन दोनों के मध्य अभिक्रिया का अध्ययन करके। और अभिक्रिया का अध्ययन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंजाइम्स। प्रोब में अपन ने देख लिया बच्चों, प्रोब में हमने बात की कि डीएनए जो है, आपको डीएनए या किसी भी आरएनए क्रम की जांच करनी हो तो उसका संपूरक क्रम बना लो। संपूरक क्रम अगर उससे जुड़ेगा तो वो टारगेट क्रम मौजूद है, अगर नहीं जुड़ेगा तो मौजूद नहीं है। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में हम किसकी बात करने वाले हैं? ट्रांसजेनिक जंतु। ट्रांसजेनिक जंतुओं का निर्माण क्यों किया जाता है, उनके फायदे या लाभ क्या हैं, है ना भाई। ये जब ट्रांसजेनिक जंतु आप बनाओगे तो क्यों ट्रांसजेनिक जंतु बना रहे हैं? हाँ, टीके का अध्ययन करने के लिए बना रहे हैं। और भी क्या क्या कार्य होंगे ट्रांसजेनिक जंतुओं के, ट्रांसजेनिक जंतुओं का फायदा क्या क्या है, ये हम अगली कक्षा की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आशा है चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।